Hello everyone, welcome back once again. This is video lecture number 2 on the chapter of यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ चुके थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना, फिजिक्स क्या होता है और उसके ब्रांचेस क्या क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या था, फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स क्या था, उसमें फंडामेंटल आया था, डेराइव आया था और एक सप्लीमेंट्री आया था। ठीक है ना। तो इतना तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, कि मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। क्लियर है। तो आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे बात करेंगे यूनिट के बारे में कि यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है ना। तो मेजरमेंट और यूनिट दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो हमारा जो पहला लेक्चर था इस चैप्टर का बेसिक फिजिक्स के बारे में, है ना, वो क्लियर हो चुका था। फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने जान लिया था और फिजिकल क्वांटिटी के बाद जो आता है वो क्या है, अपना मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से। चलो, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी आप जान चुके हो, फंडामेंटल, डेराइव और सप्लीमेंट्री। ठीक है ना। अब क्या चर्चा करेंगे हम लोग, तो मैग्नीट्यूड के बारे में, है ना, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि मेरा हाइट 3 फीट है, सपोज करो, है ना। किसी से ये भी सुना होगा कि मैं 1000 किलोमीटर से पैदल चलते आ रहा हूँ। किसी से ये भी सुना होगा कि आज मैंने 200 किलोमीटर यानी 200 किलोमीटर ड्राइव किया, है ना। ड्राइव मतलब गाड़ी को चलाया। तो आप इससे क्या समझ रहे हो, ये 2000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 5 फीट, 3 फीट, है ना, ये सब क्या बता रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तो ये बताने की कोशिश कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा हाइट कितना है, 6 फीट है, तो आप क्या बताओगे कि द लेंथ, मतलब मेरा लेंथ जो है वो कितने का है, 6 फीट का। तो ये 6 फीट लेंथ का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आप बात करो अगर लेंथ का, है ना, तो लेंथ में आप क्या लिखते हो? सर कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक बात लिखा जाता है, लेंथ है मान लो 6 फीट। तो ये फीट क्या है? सर फीट तो यूनिट है, जहाँ तक मुझे पता है। फीट क्या है? यूनिट है। और ये 6 क्या है सर? 6 तो कुछ नहीं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरह का। ओके, मान लिया मैंने आपका बात। ठीक है। ये एक तो यूनिट है और ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और क्या, यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन भी आप कह सकते हो। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है। ध्यान सुने कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन या कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, एक बात तो इतना पता चल गया कि सर यह कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप ये बताओ कि इसका जो ये जो स्केच है ना, इसका डेंसिटी क्या है, तो आप क्या बताओगे? डेंसिटी बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका यूनिट पता होना चाहिए। किसका यूनिट? डेंसिटी का यूनिट। तो आप कहोगे सर इसका जो डेंसिटी है ना वो 0.3 kg पर मीटर क्यूब है, सपोज 0.3 kg पर मीटर क्यूब है, या फिर 20 kg पर मीटर क्यूब है। तो ये 20 क्या है, 20 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg पर मीटर क्या है, दिस इज द यूनिट। और यूनिट के बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये 20 क्या था, 20 क्या था, 20 क्या था, 20 था आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg पर मीटर क्या था, यूनिट था। तो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलकर क्या बनता है, मैग्नीट्यूड बनता है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और थोड़ा सामने लाना चाहेंगे आप लोगों का। जैसे कोई बोल रहा है कि सर लेंथ जो है ना 1 मीटर है, किसी चीज़ का लेंथ बता दिया और वो कह दिया 1 मीटर है। ठीक है। तो 1 मीटर है और कोई एक और इंसान आया कह रहा नहीं नहीं 1 मीटर नहीं, हम इसे ना 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है। तो हमने मान लिया, मुझे क्या 100 सेंटीमीटर बोलो, एक मीटर बोलो, एक ही बात है। लेकिन क्या दिखने में तो दोनों अलग अलग है ना, एक को 100 सेंटीमीटर बोल रहे हो, एक को 1 मीटर बोल रहे हो, लेकिन वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब उसी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या एक्चुअल में सेम है। तो यूनिट बदलने से कभी भी मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, यूनिट बदलने से कभी भी मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। ठीक है। तो इन सब बातों पे हम लोग फोकस करेंगे। मतलब क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन और यू से। एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यू का मतलब यूनिट। और कभी भी यूनिट बदलने से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को बदला नहीं जा सकता है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। गॉट इट। अब हम इसको बारी बारी से ढंग से लिख देते हैं, आप भी इसे नोट कर लेंगे। ओके।
तो अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को मैंने लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, जैसा पहले बताया था आपको, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है। एक खास बात क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि आप जो मैग्नीट्यूड लिखते हो ना, मैग्नीट्यूड वो क्या है, n इंटू यू के बराबर है, आप सभी जानते हो। लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि कांस्टेंट है सर। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट हो गया। इसे u को अगर इधर लाया जाए तो आप क्या कहोगे, n इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन क्या, यूनिट, है ना। और आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो अभी सीख लो कि कांस्टेंट और इक्वल का साइन मिलाने के बाद, फिर से कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन मिलाने के बाद क्या बनता है, प्रोपोर्शनल का साइन बनता है, ठीक है ना। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया u, यहां से कांस्टेंट और इक्वल का साइन मिलने के बाद क्या बनता है, प्रोपोर्शनल। तो n इज इनवर्सली, इसे पढ़ते हैं हम लोग कैसे हैं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इसका मतलब होता है कि अगर n बढ़ेगा, अगर n को बढ़ाया जाए, n को इंक्रीज किया जाए, तो u क्या होगा, डिक्रीज होगा। सर क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप, कुछ नहीं, ध्यान से समझे क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब आप कह रहे हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाए तो यूनिट ना छोटा हो जाएगा। सर यूनिट कैसे छोटा होगा, आदमी है, बिल्कुल छोटा हो सकता है। जैसे आपको पता है कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर भी तो होता है ना। तो मीटर क्या है, बड़ा यूनिट, सेंटीमीटर क्या है, छोटा यूनिट, किलोमीटर क्या है, और बड़ा यूनिट, पार्सेक क्या है, और बड़ा यूनिट है, लाइट ईयर क्या है, बड़ा यूनिट, ये सब क्या है, बड़ा यूनिट। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज करवाना चाहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज करवाया आप, तो यूनिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्या लिखते हो, 1 मीटर, ठीक है, क्या 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू को देखो, कौन है न्यूमेरिकल वैल्यू, 1, इसमें कौन है, 100। तो 1 क्या हो गया, घट गया, और 100 क्या हो गया, बढ़ गया। देखो 1 तो छोटा है ना, 100 क्या है, बड़ा है। तो देखो 100 ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब बढ़ा है तो पहले यूनिट कैसा था, मीटर, अब यूनिट क्या आ गया, सेंटीमीटर। तो देखो जो यूनिट है ऑटोमेटिकली क्या हो गया, छोटा वाला यूनिट आ गया उसके पास। तो अभी भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी वही है, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में हेरफेर हुआ है। तो यानी इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि कभी भी फिजिकल क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है टाइप्स ऑफ यूनिट से। हाँ, अब यूनिट बढ़ा लेंगे तो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा लेंगे तो ऑटोमेटिकली यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि कभी भी जो होता है ना न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के दम पे, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या रहता है, हमेशा वो मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखता है। हाँ, वो दोनों आपस में इंटरचेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख दो, कांस्टेंट अपॉन यूनिट, है ना। नोट कर लीजिए आप इसको कंप्लीटली, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आगे कुछ और चर्चा करेंगे। तो ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर यानी ऑर्डर का मतलब क्या, ऑर्डर का मतलब ये होता है कि वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बताएगा, ठीक है ना। क्या बताएगा, वो नियरेस्ट वैल्यू को बताएगा। क्या बताएगा, नियरेस्ट वैल्यू को बताएगा। जैसे मतलब ये कि जैसे देख लो कोई क्वांटिटी है, जैसे आप जानते हो ना कि लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नहीं भी जानते हो तभी जान लो, ठीक है, कि जो लाइट का स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में ये फिगर नहीं होता है, ये तो हमने राउंड ऑफ करके इसको बनाया है, ठीक है। ये 2,97,000 से कुछ करके होता है ना। तो 297 ऐसे आगे करके बहुत सारे डिजिट है। तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ करने के बाद ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा क्या, ऑर्डर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन ये 10 के पावर के फॉर्म में देगा, नियरेस्ट वैल्यू को देगा। जैसे आपके पास अगर है 1.1 × 10⁻⁻7, सपोज ये कोई वैल्यू है, तो 1.1 आपस में क्या है, लगभग 1 के बराबर है। लेकिन 10 अब इसका ऑर्डर पूछा जाएगा, है ना, इस क्वांटिटी का ये जो मैग्नीट्यूड है इसका ऑर्डर पूछा जाएगा। तो क्या बताओगे, 10⁻⁻7, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई क्वांटिटी 3.26 × 10⁸ मीटर, ठीक है, ये वाला है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा बताओ ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या है, 10⁸, दिस इज द ऑर्डर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऑर्डर को हम क्या समझते हैं, उससे हम ये समझते हैं कि ऑर्डर इज द नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअली इट इज द नियरेस्ट वैल्यू टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब
वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है लेकिन नियरेस्ट वैल्यू है। नियरेस्ट वैल्यू किसके नियरेस्ट वैल्यू, मतलब उस क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका नियरेस्ट वैल्यू को कौन बताता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बताता है। तो हम लोग इसे सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल डेफिनेशन में यही बात इन्वॉल्व होगा कि वो क्या बताता है, नियरेस्ट वैल्यू को बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू को कभी रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये नियरेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हम नियर से नियर, नजदीक से नजदीक जा सके उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर। और याद रखें हमेशा ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखा जाता है, 10 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में। जब कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर लिखा जाएगा तो 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा, 10 टू द पावर 3, मतलब ये क्या बता रहा है, ऑर्डर को बता रहा है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो एटम का जो साइज का होता है ना, एटम का जो साइज होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो 10 टू द पावर -10 के ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये बता दिया गया, इसका मतलब क्या है, ये एग्जैक्ट साइज है एटम का नहीं, तो हर एक एटम का अलग अलग साइज होता है, लेकिन उन सभी का ऑर्डर क्या होता है, 10 टू द पावर -10 होता है। तो इसलिए हम इसको जस्टिफाई करते हैं, इसी बेसिस के ऊपर इसे डिफाइन करते हैं कि जो ऑर्डर होगा फिजिकल क्वांटिटी का वो क्या बताएगा, नियरेस्ट वैल्यू को बताएगा। किसके नियरेस्ट वैल्यू को बताएगा, तो उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के नियरेस्ट वैल्यू को बताएगा, ठीक है। तो चलो अब करते हैं इसको डिफाइन। अब देखो क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये होगा क्या, एज ए पावर ऑफ 10, मतलब ऑर्डर ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, पावर ऑफ 10 होगा। पावर ऑफ 10 होगा जो क्या देगा, विच गिव्स, सिंपली विच गिव्स ए वैल्यू नियरेस्ट, मतलब एक वैल्यू देगा जो नियरेस्ट होगा, बहुत नजदीक होगा टू द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू के बहुत नजदीक होगा, मतलब उस क्वांटिटी के एक्चुअल वैल्यू के बहुत नजदीक होगा। यही तो मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी किसी भी क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देता। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नहीं देता है, किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। सिंपल सी ये बात है, जब भी आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है ना, तो आप सीधा सीधा क्या बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है 10 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में, ठीक है ना, 10 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में। कैसे, तो अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। एग्जांपल लिया गया, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है ना, नहीं जानते हो, याद रखना कितना होता है रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर। अब इसे आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, 1 किलोमीटर में आप जानते हो 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 जीरो यहाँ पे और रख के मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 लिखा जा सकता है, इस क्वांटिटी को ऑब्वियसली लिखा जा सकता है। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट इधर आया तो 10 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, 6। अब इसको ऑर्डर पूछा जाएगा, ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर इसका जो है ना 10 रेज़ टू द पावर 6 ऑर्डर का है ये, ठीक। जैसे एटम का जो साइज होता है उसका ऑर्डर होता है 10 रेज़ टू द पावर -10, ठीक है। जो यहाँ से आप मान लो कि यहाँ से किसी तारे का डिस्टेंस 1 लाइट ईयर है, कितना है, 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, हम लोग आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। तो 1 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का यूनिट है। तो 1 लाइट ईयर है, तो लाइट ईयर कितने फॉर्म में होता है, 10 रेज़ टू द पावर 12 के अगर फॉर्म में होता है, अगर ऐसा होता है तो 10 रेज़ टू द पावर 12 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। तो हमेशा 10 रेज़ टू द पावर जो आएगा ना किसी भी मैग्नीट्यूड में, उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। अब बात करेंगे हम लोग मेजरमेंट का, ठीक है ना। ये ऑर्डर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी खत्म होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या है, मेजरमेंट। नाम से आप फैमिलियर तो हैं, लेकिन ये प्रोसेस एक्चुअली इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये प्रोसेस क्या है, शायद आप अंदर ही अंदर जानते हैं, लेकिन इसको आप वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। सोचो, चलो एक सेकेंड के लिए ये मान लो कि मुझे भी पता नहीं है ना, और मेजरमेंट क्या होता है इसको डिफाइन करना है ना। तो आप सर मेजरमेंट क्या होता है, सीधा मेजर करना है ना, मापना उस किसी चीज़ को। जैसे हम लोग सिंपल बैलेंस जो तराजू होता है, तराजू में एक साइड पे वाट रखते हो, एक साइड पे सब्जी रखते हो, दोनों अगर बराबर बराबर हो गया तो क्या कहोगे कि ये मेजर हो गया ये सब्जी, है ना। इवन कि आप चीनी रखते हो तो वैसे ही सिंपल बैलेंस पे रखोगे और एक साइड में वाट रख दोगे, दूसरे साइड आप चीनी रख दोगे, अगर बराबर हो गया तो कह दोगे सर ये मेजर हो गया, ठीक है ना। यहाँ से किसी डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे फीता लाओगे, उसके बाद लगा दोगे उस फीते को, है ना, उसके बाद कहोगे सर मेजर हो गया। तो एग्जैक्टली ये आपने किया क्या, तो आपने क्या किया, कंपैरिजन किया। क्या किया, कंपैरिजन। कैसे, ध्यान दो, आप क्या इस स्केच के लेंथ को मेजर करना है, क्या करोगे, एक स्केल लेके आओगे और बिल्कुल जीरो यहाँ पे लगा दोगे और एंड पे यहाँ पे रीडिंग ले लोगे। तो एक्चुअली उसके साथ कर क्या रहे हो आप, कंपेयर ही तो कर रहे हो, तुलना ही तो कर रहे हो, किसका, उस स्केल का और ये
इसके साथ, किसके साथ, जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो। तो जिसको मेजर करना होता है उसका तुलना करते हो किसी स्टैंडर्ड से। अब ये स्टैंडर्ड नया टर्म कहाँ से आ गया? स्टैंडर्ड का मतलब देखो, वो 15 सेंटीमीटर का जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल होता है, उसका हर एक 15 सेंटीमीटर स्केल का लेंथ सेम होता है, मतलब वो स्टैंडर्ड है, वो फिक्स है, ठीक है ना। तो किसी फिक्स के साथ हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। तो किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना किसी भी क्वांटिटी को, ये क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। यानी द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एक फिजिकल क्वांटिटी या फिर एक क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड इज नोन एज मेजरमेंट। मेजरमेंट सिंपली एंड सिंपली क्या है? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है। क्या है? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो इसको इसी बेसिस पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। देखो ऐसा मेथड होगा जिसमें हम कंपेयर कर रहे होंगे किसका? एक क्वांटिटी का किसी फिक्स के साथ, किसी स्टैंडर्ड के साथ, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं मेजरमेंट को, उसके बाद मेजरमेंट में और आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो स्टैंडर्ड वर्ड आया है, ठीक है ना, इस स्टैंडर्ड वर्ड को आगे चल के हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट। अब यूनिट ही तो है भैया, कैसे? तो देखो आप जाते हो कपड़े की दुकान में, है ना, क्लॉथ खरीदने, तो वहाँ पे फैब्रिक्स खरीदते हो तो आप क्या देखते हो? एक रॉड होता है 1 मीटर का दुकानदार के पास, ठीक है ना। तो उसमें क्या करता है? एक एंड पे बिल्कुल कपड़े को रखता है और दूसरे एंड पे उस रॉड के दूसरे एंड तक लेके जाता है, जितना दूर हो गया वो बताता है ये आपका 1 मीटर है। तो वो 1 मीटर क्या था? स्टैंडर्ड था। और उस 1 मीटर का जेन्युइन जो लेंथ होगा हर जगह बराबर होगा, इस दुकान में भी और दूसरे दुकान में भी। ये अलग बात है, कुछ लोग चोरी कर लेते हैं, तो वो ऐसी बात नहीं, उसका वो एक्सेप्शन है। बट एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में वो जो मीटर है, वो मीटर हर जगह क्या है? सेम है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड, ठीक है। और इस स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट भी कहते हैं, और आगे चल के इस यूनिट को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो लेट्स डिफाइन मेजरमेंट। अब जो मेजरमेंट प्रोसेस है, ठीक है, वो मेजरमेंट प्रोसेस भी एक और चीज़ में इन्वॉल्व होता है। किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? तो वो इन्वॉल्व होता है सिलेक्शन ऑफ द चूजिंग स्टैंडर्ड। मतलब ये कि जैसे आप किसी लेंथ को मेजर कर रहे हो, है ना, तो लेंथ को मेजर करने के लिए आप कभी ऐसा देखे हो कि एक इंसान था, उसने लेंथ को मेजर किया और वो बता रहा है कि सर इस लेंथ का जो इस लेंथ का, है ना, जो रीडिंग है वो 5 kg है। ऐसा नहीं सुना होगा आपने। या एक डिस्टेंस है जिसको मेजर करके मैं ये बता रहा हूँ कि ये, है ना, कितना है? 5 एटॉमिक मास यूनिट है, AMU। ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। जब भी बताया जाएगा मीटर में बताया जाएगा, किलोमीटर में बताया जाएगा, है ना, सेंटीमीटर में बताया जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी लेंथ को मेजर करके बता रहा है ये इतना kg है या इतना कुछ भी दूसरा कोई यूनिट है, ठीक है। तो वो जब भी बताएगा तो उसको मीटर में बताएगा, सेंटीमीटर में बताएगा, या कोई और यूनिट ऑफ लेंथ में बताएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम मेजर कर रहे हैं लेंथ को और यूनिट ले रहे हैं किसी और का, ठीक है ना, कि मेजर किए लेंथ को और यूनिट बता रहे हैं कि 12 पास्कल है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक और काम में इन्वॉल्व होता है। कौन? मेजरमेंट। किस में इन्वॉल्व होता है? सिलेक्शन ऑफ द यूनिट में या सिलेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड में, कि किस स्टैंडर्ड को आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपको अगर लेंथ मेजर करना है तो किस स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करोगे? मीटर को। मास मेजर करना है तो किसको सेलेक्ट करोगे? केजी को। अगर आपको प्रेशर मेजर करना है तो किसको सेलेक्ट करोगे? पास्कल को, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ से यहाँ पे मान लो कि टाइम को मेजर करना है, तब सेकंड को आप चूज करोगे, घंटा को चूज करोगे, है ना, मिनट को चूज करोगे, एक दिन को यू चूज करोगे, साल को यू चूज करोगे। ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है कि आप टाइम को मेजर कर रहे हो मीटर में, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये कैसे पता चलता है? तो मेजरमेंट से ही तो पता चलता है। अगर मेरे को मेजर करना है कोई चीज़, तो मेजर करने के लिए मुझे पहले क्या पता होना चाहिए? उसके यूनिट को पता करना होगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा यूनिट अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आलू के रेडियस को, डायमीटर को मेजर किए जा रहे हो, तो कोई फायदा उससे होगा नहीं। तो आपको एक जेन्युइन यूनिट चूज करना होगा, जेन्युइन स्टैंडर्ड चूज करना होगा, जिससे हम मेजरमेंट प्रोसेस को अंजाम तक पहुंचा सकें। क्लियर है ना? तो 1-2 पॉइंट्स और कुछ खास है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यूनिट का चर्चा करेंगे। अब देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेजरमेंट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द यूनिट स्टैंडर्ड, ठीक है। मतलब किस यूनिट को, किस स्टैंडर्ड को आपको सेलेक्ट करना है, ये किससे पता चलता है? ये मेजरमेंट प्रोसेस से, ठीक है। उसके बाद एक देखो द स्टैंडर्ड, ये भी उसी के रिलेटेड पॉइंट है कि द स्टैंडर्ड चूजन शुड ऑब्वियसली बी ऑफ द सेम नेचर। मतलब ये कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड आपने चूज किया उसका भी नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। मतलब जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो,
ठीक है, मतलब अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हो तो लेंथ मेजर करने वाला ही यूनिट आप चूज करोगे, ना कि कोई दूसरा चूज कर दोगे। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर आपको आलू खरीदना है तो आप केजी में खरीदते हो, लेंथ को मेजर करना है तो आप मीटर में मेजर करते हो, है ना। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्या होता है, यूनिट होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप आलू है ना आलू खरीद रहे हो उसको 2 मीटर खरीद के ले आए, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये साइंटिफिकली रॉन्ग होता है, क्लियर है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं हमेशा कि एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द मेजरमेंट, और वो सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग मेजरमेंट के दौरान ही करते हैं, और ऐसा स्टैंडर्ड चूज करते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड द यूनिट और द नेचर ऑफ द स्टैंडर्ड क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो इस बात को भी आप नोट जरूर कर लेंगे। और उसके बाद अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसका, यूनिट का, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए अभी। चलो, तो अब आते हैं हम लोग यूनिट पे। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट जिसको आपने चूज किया था, जिस स्टैंडर्ड को आपने चूज किया था वो क्या होगा, यूनिट होगा। मतलब सर, मतलब कि आप जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे आपके पास लेंथ है तो लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करोगे, आपको मीटर चाहिए, तो ये मीटर क्या है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड, इसी स्टैंडर्ड को हमने क्या नाम दिया, यूनिट, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था 2 चीज़ों का जरूरत होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको पता चल रहा था, जो नंबर्स होते थे, है ना। बट उसके बाद जो आता था वो क्या आता था, यूनिट। तो ये यूनिट का चर्चा करेंगे। तो यूनिट क्या है, बेसिकली वो चूजन स्टैंडर्ड है जिसे आपने चूज किया था किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे अगर आपके पास लेंथ मेजर कर रहा हो तो किस में जाओगे, मीटर में, है ना। करंट को मेजर करना हो तो किस में जाओगे, एम्पियर में। चार्ज को मेजर करना हो तो किस में जाओगे, कूलम में, है ना। डेंसिटी को मेजर करना हो तो केजी पर मीटर क्यूब। ऐसे करके सबका स्पेसिफिक यूनिट होता है ना। तो यूनिट क्या है, बेसिकली वही जो चूज एन स्टैंडर्ड है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, जो आपने चूज किया था वो स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, ठीक है। चलो अब डिफाइन करते हैं इसको। अब इसका डेफिनेशन कहता है कि द चूज एन स्टैंडर्ड, जिसको आपने चूज किया था, ठीक है ना, ऑफ मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए क्वांटिटी, है ना, विच हैज़ इसेंशियली द सेम नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज दैट ऑफ क्या, क्वांटिटी, जिसे आपको मेजर करना है, इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे आप मेजर कर रहे हो किसी लेंथ को, तो लेंथ को मेजर करने के लिए आपको जो यूनिट चाहिए वो उसी नेचर का होना चाहिए जो लेंथ को मेजर कर सके, है ना। कभी भी आप केजी में, मैं इसे बार बार दोहरा रहा हूँ, कभी भी आप लेंथ को केजी में मेजर नहीं कर सकते हो। तो जो यूनिट होना चाहिए वो भी किस नेचर का होना चाहिए, सेम नेचर का होना चाहिए, जिस नेचर का क्या है आपके पास, जिस नेचर का क्वांटिटी आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, डेफिनेशन बनता है किसका, यूनिट का। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि एक यूनिट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, है ना, क्या उसके पास कोई भी यूनिट का क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, उसका क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उसका क्या विशेषता होना चाहिए, जिससे ताकि हम उसको आसानी से यूज कर पाएँ, ठीक है ना। तो कुछ इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। फिर टाइप्स कितने होते हैं, जिस प्रकार से 2 टाइप था किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, एक्चुअली 3, उसी प्रकार से 3 टाइप होता है किसका, यूनिट का भी। फिजिकल क्वांटिटी का कौन कौन सा टाइप था, एक फंडामेंटल, दूसरा डेराइव, तीसरा सप्लीमेंट्री। ठीक उसी प्रकार यूनिट भी 3 टाइप का होगा, कौन कौन सा, फंडामेंटल, डेराइव और सप्लीमेंट्री, ठीक है। फंडामेंटल का तो हम लोग आसानी से लिख पाएंगे, सप्लीमेंट्री का भी लिख देंगे, फिर डेराइव क्वांटिटी का यूनिट कैसे लिखा जाएगा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलो यूनिट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट का, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट क्या क्या होना चाहिए, है ना, मतलब क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी, एक अच्छे यूनिट का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला अपने पास आता है वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से समझेंगे क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन। मतलब वेल डिफाइन होने का क्या मतलब है, ऐसा नहीं हो कि मान लो यहाँ पे मीटर है ना, तो मीटर इतने बड़े को हम लोग यहाँ मीटर कह रहे हैं, है ना, कहीं दूसरे जगह पे जाओ तो ये मीटर बदल जाए, है ना। मतलब ये क्या होना चाहिए, एकदम डिफाइन होना चाहिए कि मीटर का इतना लेंथ है, ठीक है, तो इतना ही लेंथ है। तो ये वेल डिफाइन होना चाहिए, पहला नंबर प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है, इनवेरिएबल का मतलब होता है नहीं बदलना, है ना। मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल जो फिजिकल कंडीशन होता है उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि बारिश हो रहा है तो मीटर का वैल्यू कम हो गया, मतलब पहले गर्मी के दिनों में इतना मीटर था, बारिश में इतना मीटर हो गया, है ना, ठंडा आया तो इतना मीटर हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जब भी मीटर हो
है ना, या फिर केजी हो, तो उसका वैल्यू हर मौसम में, हर जगह पे, है ना, हर एक कंडीशन में सेम होना चाहिए, यानी कि इनवेरिएबल होना चाहिए। और तीसरा जो होता है एक्सेसिबल होना चाहिए हर जगह पे, है ना, एक्सेसिबल, है ना, एक्सेसिबिलिटी इसका क्या होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। एक्सेस करना मतलब समझ रहे हो ना, आसानी से उसे यूज कर सके, है ना, इजी टू यूज होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका कन्वीनियंट होना चाहिए, है ना, कन्वीनियंट, ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेंगे आप लोग। कन्वीनियंट होना चाहिए, तो ये 4 प्रॉपर्टीज है किसी भी यूनिट का। एक तो क्या, वेल डिफाइन होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और कन्वीनियंट होना चाहिए। कन्वीनियंट मतलब भी एज अ सेम नेचर, सेम बात है कि वो भी बहुत आसानी से हर जगह उपलब्ध हो, ठीक है, आसानी से यूज कर सके, हर जगह उपलब्ध हो, एक्सेसिबल हो, इनवेरिएबल हो, वेल डिफाइन हो। ये 4 प्रॉपर्टीज है यूनिट का, जिसे हम लोग नोट करेंगे। आप भी इसे नोट कर लें अच्छे से कि प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट क्या होता है, वेल डिफाइन होता है, इनवेरिएबल होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी उसका हर जगह होना चाहिए, कन्वीनियंट यानी इजी टू यूज होना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जिसे आप लोग नोट करेंगे, कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट को, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ यूनिट बेसिकली 3 प्रकार के होंगे, 3 टाइप्स होंगे इनके, ठीक है। जिस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी का 3 टाइप था, उसी प्रकार से कितने टाइप के यूनिट है, 3 टाइप के, ठीक है ना। तो आप यूनिट को ऐसे क्लासीफाई कर सकते हो। पहला जो होगा वो फंडामेंटल यूनिट होगा, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा जो होगा वो डेराइव्ड यूनिट होगा, और तीसरा जो होगा वो सप्लीमेंट्री यूनिट होगा, ठीक है ना। तो ये 3 तरह का यूनिट है, फंडामेंटल, डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री। अगर आप बात करें फंडामेंटल का, किसे कहेंगे आप फंडामेंटल, तो देखो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज थे कितने थे, 7, आपको भी याद होगा कितने थे, 7। कौन कौन सा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है ना। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, और उन सभी सातों फंडामेंटल क्वांटिटी के जो भी यूनिट्स होंगे, उस यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। यानी डिफाइन करने का जब तक बात आए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। ये देखो, यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक उसी प्रकार से आप डेराइव को भी डिफाइन कर सकते हो। डेराइव को कैसे डिफाइन करोगे कि जो डेराइव्ड क्वांटिटी होगा, जैसे डेराइव को आप, मैंने क्या बताया था आपको, डेराइव क्वांटिटी वो होगा जो कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनता है ना। मतलब बहुत सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को, यानी 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिला देने के बाद एक नया क्वांटिटी का जो जन्म होता है, उस क्वांटिटी को हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटी होंगे, है ना, जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटी होंगे उनके यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे। जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट होंगे ना, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे। अब देखो, द यूनिट ऑफ डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, ये डीपीक्यू का मतलब क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो डेराइव्ड यूनिट जो होगा वो क्या होगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा, सिंपल है ना। और डेराइव क्वांटिटी, जिस प्रकार से डेराइव क्वांटिटी क्या था, कॉम्बिनेशन था किसका, फंडामेंटल का, ठीक उसी प्रकार से जो डेराइव्ड यूनिट होगा वो भी क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। डेराइव्ड यूनिट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। फंडामेंटल यूनिट का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे। जिस प्रकार 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक उसी प्रकार 7 फंडामेंटल यूनिट भी होगा। जैसे आपके पास क्या था, पहला लेंथ था, तो लेंथ का यूनिट आप क्या बोलते थे, सर मीटर होता है ना। ऐसा ही में हम लोग बात कर रहे हैं, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। उसके बाद क्या था, मास था, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है ना। उसके बाद क्या था, टाइम था, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है ना। उसके बाद क्या था, टाइम के बाद टेम्परेचर था, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, जिसे हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना।
उसके बाद क्या आया था, इलेक्ट्रिक करंट आया था। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता था, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में हम लोग मेजर करते हैं, AMPER, है ना, एम्पियर। उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये रहा। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, आप जानते हो, मोल, MOLE, मोल, है ना। उसके बाद क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है कैंडेला, है ना, कैंडेला, जिसको हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं, CD, है ना। तो ये कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज थे जिसको यूनिट को हम लोगों ने लिखा, और ये सभी के सभी यूनिट क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे। उसी प्रकार से अपने सप्लीमेंट्री के बारे में भी पढ़ा था, है ना। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का जो भी यूनिट होगा, ठीक है ना, आप बिल्कुल इसके नीचे ही नोट करेंगे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का जो भी यूनिट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट कहेंगे। इसमें थे कौन कौन, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन आया था। तो नंबर 1 था प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल लिख दो। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, प्लेन एंगल का यूनिट आप जानते हो सर, रेडियन होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन है, सॉलिड एंगल था। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट बता दो जल्दी से, स्टेरेडियन, STARADIAN, स्टेरेडियन, है ना। तो आप इस प्रकार से इसको नोट करेंगे। और क्या क्या मिला आपको, फंडामेंटल यूनिट के बारे में पता चल गया, है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में पता चल गया, और डेराइव्ड यूनिट के बारे में पता चल गया। सप्लीमेंट्री यूनिट को कैसे डिफाइन करोगे, तो जैसे इन दोनों को डिफाइन किया कि द यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो भी होगा यूनिट वो क्या कहलाएगा, डेराइव्ड यूनिट कहलाएगा। क्लियर है ना। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिखते हैं। क्लियर है, आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कैसे हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर जंप कर जाएंगे किसके ऊपर, प्रीफिक्स के ऊपर, है ना। अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा प्रीफिक्स क्या है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट करें, और उसके बाद आगे सीखते हैं हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिखना। हो गया नोट, चलो मिटाते हैं अब। तो अब देखेंगे हम लोग राइटिंग SI यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फंडामेंटल का तो हम लोगों को पता चल गया डायरेक्टली कि उसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ठीक है ना। बट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें 1-2 स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसे आप फॉलो करेंगे बहुत आसानी से उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। तो पहला स्टेप ये है कि आपको जिस भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिखना है तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए। क्लियर, फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नंबर 1 क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर फंडामेंटल अगर नहीं भी है, ठीक है, तो आप उसको फंडामेंटल के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद चूंकि आप दुनिया में 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उन 7 के टर्म में, उन 7 में से किसी 2-3 के टर्म में आ जाएगा। उसके बाद उसके यूनिट को लिख देंगे, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास एक है क्वांटिटी स्पीड, तो स्पीड सभी जानते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, और क्या होता है, बाई टाइम होता है, इतना सभी लोग जानते हैं। अब सर डिस्टेंस तो फंडामेंटल नहीं है, बिल्कुल है, कैसे सर, तो ये देखो डिस्टेंस होता क्या, एक तरह का लेंथ ही तो होता है ना। आपको ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होता है, एक तरह का लेंथ। जैसे एक आदमी है जो यहाँ से चल के ऐसे ऐसे दौड़ता दौड़ता यहाँ तक पहुँच गया, है ना, यहाँ तक पहुँचा, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो लेंथ ही तो कवर किया। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, लेंथ। तो अब ये जो लेंथ आया है, ठीक है, तो इस लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तो यानी डिस्टेंस एक तरह का क्या है, लेंथ है। बिल्कुल सर लेंथ है, मान गए आप भी, है ना। तो लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आप लिखोगे यहाँ पे मीटर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकेंड, है ना, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड। आप इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हो, मीटर पर सेकेंड, या फिर कैसे लिखते हो, मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार से लिखा जाता है। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे नंबर 2 में क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को कैसे जानते हैं हम लोग, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, कैसे सर, तो देखो एक पार्टिकल जो यहाँ था, है ना, डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस होने का मतलब विस्थापित होना, अपने पोजीशन को बदलना, ठीक है। तो अपने पोजीशन को बदला और यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो ये तो है तो डिस्प्लेसमेंट यही ना। ये वाला जो लेंथ है क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर द टाइप ऑफ लेंथ, ठीक है। तो हम इसे भी क्या मानेंगे, लेंथ मानेंगे। तो लेंथ क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर, METER, मीटर,
और बाई क्या हो जाएगा सेकंड। बस अभी जानते जाओ कि ये होता है फॉर्मूला, जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट किस फंडामेंटल क्वांटिटी के इक्विवेलेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ के इक्विवेलेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है। तो जब डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है तो आप इसमें लेंथ का ही यूनिट अप्लाई करोगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या बनेगा, टाइम, सॉरी मीटर, और टाइम का क्या बनेगा, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, आप इसे भी ऐसे लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये क्या बना, स्पीड और वेलोसिटी। अगर नंबर 3 में बात करें तो ये हमारे पास होता है डेंसिटी। डेंसिटी आपने शायद पढ़ा होगा 8th क्लास में, है ना। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, है ना, मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, तो कोई भी बॉडी का वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम याद रखना हमेशा, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, ठीक है। कैसे होता है आप जान सकते हो, अभी मैं बता दे रहा हूँ पहले वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम बराबर आप क्या जानते हो, सिंपली वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो L इंटू बी इंटू एच होता है, सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो लंबाई चौड़ाई और मोटाई, इसका कहने का मतलब ये है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई होता है। तो कुछ ऐसा कर दो, ये लो, है ना। तो ये देखो, ये क्या हो गया, लंबाई हो गया लेंथ, ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया b, और ये क्या हो गया, इसका मोटाई हो गया h, है ना। तो LBH हो गया। तो आप है क्या, लंबाई भी एक तरह का लेंथ है, चौड़ाई भी तो एक तरह का लेंथ ही होता है ना। चौड़ाई क्या होता है, एक तरह का लेंथ होता है, और ये देखो हाइट भी एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों क्या एक तरह का लेंथ है, यानी तीनों में हम लोग क्या करेंगे, मीटर को अप्लाई करेंगे। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रख दो। तो मास का यूनिट आप सभी जानते हो केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब, है ना। आप इसे भी नोट कर लेंगे नंबर 3 में, और इसे नोट कर लेंगे नंबर 4 में। अब देखो 5वां हमारे पास क्या है, अब एरिया का बात करो, चलो एरिया। तो एरिया बराबर सभी फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था लंबाई तो है ही लेंथ, लेकिन चौड़ाई भी क्या एक तरह का लेंथ है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई का मतलब लेंथ का मतलब हो गया मीटर, और चौड़ाई का भी मतलब क्या हो गया, मीटर। तो मीटर का स्क्वायर, क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग किसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिख पाते हैं। इतना नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो, स्क्रीन को पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये 6ठा नंबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, बस सुनते जाएंगे ध्यान से, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो अब देखो वेलोसिटी चेंज का मतलब, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि एक कोई बड़ा वेलोसिटी रहा होगा या फिर छोटा वेलोसिटी रहा होगा और उससे फिर बदल के बड़ा हो गया, या फिर बड़ा वेलोसिटी रहा होगा और क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हमेशा जो हम लोग चेंज निकालते हैं वो फाइनल माइनस इनिशियल से निकालते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। ये चेंज निकालने का, किसी भी चेंज को निकालने का मेथड होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सर कैसे चेंज निकाल रहे हो, जैसे आपका हाइट अभी कितना है, अभी मान लो आपका हाइट कितना है, तो आपका हाइट है मान लो 5 फीट 3 इंच, है ना, 5 फीट 3 इंचेस। अब आज आपसे पूछा जाए कि आप 8 साल पहले कितने बड़े थे, तो आप बताओगे सर 3 फीट 7 इंच, ठीक है। तो फाइनल हाइट कितना, अभी का आपका फाइनल हाइट है कितना, 5 फीट 3 इंच, और इनिशियल कितना था 8 साल पहले, तो 3 फीट 7 इंच। तो 5 फीट 3 इंच में 3 फीट 7 इंच क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, तो ये क्या निकल आएगा, चेंज निकल आएगा, चेंज इन हाइट, मतलब इन 8 सालों के दौरान आपका हाइट कितना चेंज हुआ। तो चेंज कैसे निकालते हैं, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से। अच्छा, आप हाइट में हाइट को सिर्फ घटा सकते हो, ऐसा नहीं है कि हाइट में कभी मास को घटा दो, है ना, लेंथ में मास को घटा दो या लेंथ में मास को ऐड कर दो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, हाइट में जब हाइट को घटाया जाएगा तो बचेगा तो हाइट ही ना, या तो 0 या तो हाइट। जैसे 5 अमरूद है मेरे पास, 5 अमरूद में 3 अमरूद कोई खा गया, तो 2 क्या बचा, आम तो नहीं बचेगा ना, अमरूद ही होगा, ठीक है। तो जब वेलोसिटी में वेलोसिटी माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि वेलोसिटी ही बचेगा, है ना, या फिर कुछ नहीं बचेगा। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे जो चेंज हुआ वेलोसिटी, तो बचा क्या होगा, वेलोसिटी ही ना। इसे आप ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा, ये जो ट्रायंगल बना है इसे डेल्टा कहते हैं, और डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो किसके चेंज को, तो अगर डेल्टा भी लिखा हुआ है तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टाइम। अब ये चेंज का तो कोई यूनिट होता नहीं है ना, तो ये वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट अभी हम लोगों ने पढ़ा था मीटर पर सेकंड होता है। अब इसे तोड़ने का ज़्यादा जरूरत नहीं है, या मन करे आपका तो तोड़ सकते हो, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी का पहले यूनिट लिख चुके हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का हम लोग जानते हैं सेकंड, है ना। तो इसे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसे ऐसे आप लिखते हो मीटर सेकंड टू द पावर -2,
ठीक है, तो ये किसका यूनिट आ गया, एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया। ठीक उसी प्रकार अगर आपको लिखना हो फोर्स का, है ना, किसका लिखना हो, फोर्स का, तो फोर्स में कैसे लिखोगे, ये नंबर 7 हो जाएगा। तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर। अभी आपने लिखा था, देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फाइनली क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब इस पूरे को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या नाम दिया, हम लोगों ने न्यूटन, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, न्यूटन, ठीक है। ये लोग पूरा लिख दो, न्यूटन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन। और सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है, कैपिटल एन के साथ, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लो। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का भी आपने बताया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे आप क्या कहोगे, न्यूटन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन। तो ये हो गया क्या, न्यूटन। क्लियर, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। अब 8वां जो है वो क्या है, मोमेंटम, है ना। मोमेंटम नाम नया, पहली बार सुन रहे हो आप सभी, लेकिन इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे ये सारे टर्म पढ़ने हैं हम लोगों को, ठीक है। तो मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी डेराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को लिख सकते हो। तो मास का क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, जानते हो अभी, है ना, थोड़ा देर पहले मैंने उधर लिखा था। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर। किसका आंसर ये आया, ये यूनिट है मोमेंटम का, यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म पूरा आप लोग लिख देंगे, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप पूछे इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है ना। ये 9वां नंबर है, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स, ये, और इनटू टाइम। तो फोर्स का यूनिट अभी हमने पढ़ा था न्यूटन होता है, टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है ना। तो न्यूटन सेकेंड। लेकिन क्या इसको ऐसे ही छोड़ दे, नो सर, चलो इसको और ट्राई करते। तो मैंने बताया था न्यूटन के बराबर कौन था, तो न्यूटन के बराबर कॉपी में चेक करो, था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन के जगह पे ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनटू सेकेंड। ये एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर था, कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो केजी मीटर पर सेकेंड इसका आया, और केजी मीटर पर सेकेंड इसका भी आया। किसका, मोमेंटम और इम्पल्स का, दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है दोनों का यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम यूनिट, और दो का पेयर बना के बहुत सारा क्वांटिटी दे दे, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इम्पल्स एंड मोमेंटम, वर्क एंड एनर्जी, नन ऑफ दीज। तो क्या करोगे, सभी के सभी इसमें थे, है ना। तो तीनों ऑप्शन एक्चुअली सही थे, ठीक। कैसे, तो देखो ये वाला पेयर तो अभी आपको पता चल रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट सेम होता है मीटर, है ना। वर्क और एनर्जी का भी यूनिट सेम होता है। हम लोग अभी आगे चर्चा करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वांटिटी आने वाला है वो वर्क है। तो वर्क बराबर, पहले फॉर्मूला आपको पता करना होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चलो बताओ। तो वर्क का फॉर्मूला होता है, 10वां नंबर में है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ देखो न्यूटन सेकंड आया था, दोनों को एक न मत कर देना। यहाँ क्या आया था इम्पल्स में, न्यूटन सेकंड, यहाँ पे क्या है, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये हो गया जूल, यानी वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल। चलो उसी प्रकार अगर देखें एनर्जी का, तो एनर्जी भी बहुत तरह का होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का चलो फॉर्मूला लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, mgh होता है। m का मतलब क्या है, मास, ठीक है। m का मतलब क्या है, मास, मास का यूनिट kg। g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है एक तरह का एक्सेलरेशन। ये जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो है ये क्या, एक्सेलरेशन एक तरह का। तो दुनिया में चाहे किसी भी तरह का फोर्स हो, किसी भी तरह का एक्सेलरेशन हो, उसका यूनिट नहीं बदलता है। ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू, मतलब कारण, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका यूनिट सेम होगा जो एक्सेलरेशन का था। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन का भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और हाइट, एच का मतलब क्या है, हाइट, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। और हाइट एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मीटर, ठीक।
अब देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर होता है। मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ा देर पहले, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर, न्यूटन के बराबर, तो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। और न्यूटन इंटू मीटर को अभी हमने क्या कहा था, जूल, तो यहाँ भी क्या कहेंगे, जूल। देखो तो एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअली फॉर्मूला, तो हर एनर्जी का सेम यूनिट होता है, चाहे वो किसी भी तरह का एनर्जी हो, चाहे वो किसी भी तरह का एक्सेलरेशन हो, उसका भी क्या होगा, सभी का फॉर्मूला सेम होगा। किसी भी तरह का फोर्स हो तो उसका भी फॉर्मूला सेम होगा, किसी भी तरह का वर्क हो तो उसका भी फॉर्मूला सेम होगा, किसी भी तरह का एनर्जी हो तो उसका भी फॉर्मूला सेम होगा, है ना। तो वर्क और एनर्जी दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। सर हीट एनर्जी को भी क्या हम लोग जूल में रख सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हो, ठीक है। क्या काइनेटिक एनर्जी को जूल में मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, चाहे वो किसी भी तरह का एनर्जी हो, हम उसको एक जैसा मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये कुछ एक एग्जांपल था कैसे हम लोग यूनिट को लिखते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को। और अगले लेक्चर में हम लोग अब बात करेंगे इसके कुछ और रूल्स, और रूल से पहले प्रीफिक्स, है ना। प्रीफिक्स में क्या होगा, प्रीफिक्स में होगा जैसे हम लोग पढ़े हो कभी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, है ना, तो ये सेंटी क्या है, प्रीफिक्स है। मिली क्या है, प्रीफिक्स है ना। माइक्रो क्या है, प्रीफिक्स है। नैनो का नाम सुना होगा आपने, नैनो क्या है, प्रीफिक्स है। एंगस्ट्रॉम क्या है, प्रीफिक्स है ना। तो ये सब प्रीफिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद रूल पढ़ेंगे कि कैसे यूनिट को और लिखा जाता है ना। इसमें और भी कुछ रूल्स छुपे हुए हैं, हालांकि यहाँ तक भी आप जान गए, बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग थोड़ा सा रूल पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को रैप अप करेंगे और अगले चैप्टर पे हम लोग जंप कर जाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नए एनर्जी के साथ। थैंक यू वेरी मच।